जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। पॉलिटी में हमने स्टार्ट किया था अनुसूची हमारा ये आई थिंक 10वां वीडियो होगा। पॉलिटी के 10th लेक्चर है, तो हमने अनुसूची स्टार्ट कर दी थी। अनुसूची में हमने 3 अनुसूचियाँ पढ़ ली थी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जब संविधान लागू किया गया था तो हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। तो इसके बाद धीरे धीरे हमको और ज़्यादा अनुसूचियों की ज़रूरत पड़ी, तो हमने संविधान संशोधन किए। 4 संविधान संशोधन हुए और 4 संविधान संशोधन के द्वारा हमारी 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। तो हमारे प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में हमारे पास टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो कुल 12 अनुसूचियों में से हमने 3 अनुसूचियों को डिस्कस कर लिया था। उनमें से सबसे पहली अनुसूची थी जो हमारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन करती है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में उनका ज्ञान प्राप्त होता है हमको। कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने हमारे राज्य हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, ये सारी चीज़ें अनुसूची 1 में लिखी गई हैं। इसके बाद अनुसूची 2 आती है। अनुसूची 2 में क्या आता है, जितने हमारे संवैधानिक पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभाओं के सभापति, उपसभापति और ये सारी चीज़ें, कैग हो गया, ये सारे के सारे संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते और उपलब्धियों के बारे में उसमें लिखा गया है, उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद अब आता है अनुसूची नंबर 3। अनुसूची 3 में क्या होता है, हमारे याद रखना है, इस पॉइंट को याद जरूर रखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर हमारे जितने संवैधानिक पद होते हैं, जैसे चाहे वो सीएम के हों, चाहे वो पीएम के हों, या फिर ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हों, कोई भी हो, जितने संवैधानिक हमारे पद हैं, उन सारे संवैधानिक पद के शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है कि उनको शपथ कैसे क्या होगा, सारा प्रावधान इसमें अनुसूची नंबर 3 में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे अनुसूची नंबर 4। तो इसमें डाल लो चतुर्थ अनुसूची या 4th, मैं डाल देता हूँ डायरेक्ट 4th अनुसूची। क्लियर है। चौथी अनुसूची। अब हमारी चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में बोला गया है कि हमारे जो, इसका नाम क्या, एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग क्या पे थे, हम चौथी अनुसूची पढ़ रहे थे। तो चौथी अनुसूची में क्या है, हमारी चौथी अनुसूची में दिया गया है कि जितने हमारे राज्य होंगे उनमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, मतलब हमारे जो राज्य हैं उनमें राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमारी 31 राज्यसभा की सीटें हैं। तो ऐसे ही जो राज्य हमारे दिए गए हैं, राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, इनमें से राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा हमारा अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। तो इसमें लिख लो राज्य या केंद्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो जो हमारा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें होंगी उनका बंटवारा हमारी अनुसूची नंबर 4 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे आती है 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया, हमारी जो 5वीं अनुसूची है इसमें बोला गया है कि जो हमारे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति जो होंगे उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया। मतलब अनुसूची 4 बोलती है हमारे देश के अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं, देश के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों
के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान। ठीक है, तो अनुसूची हम 5 हमारी क्या बोलती है, देश के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान। तो अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित, इनको देखो इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल्ड, अनुसूचित जनजाति को शेड्यूल्ड ट्राइब बोल देंगे, अनुसूचित क्षेत्र को बोलते हैं शेड्यूल एरिया या फिर, ठीक है, तो ये बोल सकते हो आप। तो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया अनुसूची नंबर 5 में। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है अनुसूची नंबर 6। सिक्स्थ शेड्यूल या छठी अनुसूची। इसमें क्या बोला गया, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे उनके प्रशासन के बारे में बात किया गया, उनके नियंत्रण के बारे में बात की गई है। तो आसाम ऐसे याद रखोगे, जो राज्य के नाम कैसे याद करोगे, ATMM, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, तथा मिजोरम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित या मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों, मिजोरम की कर लो यहाँ पे, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान। इनको अनुसूची 6 में डाला गया, तो मतलब इनके अनुसूचित जो जनजातियाँ होंगे उनके प्रशासन का प्रावधान किया गया, किसमें, अनुसूची नंबर 6 में। कौन कौन से राज्य होंगे, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नहीं पूछेगा किसके प्रावधान किया गया, अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित या मतलब अदर जातियों का, ये सब नहीं पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा कि अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्यों को डाला गया है, कौन कौन से राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा आसाम, उसके अलावा अदर 3 राज्य दे देगा। तो आपको ये याद रखना है, ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देखिए एम और एम से आपको पता है ये इसका नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य में एक राज्य और आता है, उसका नाम है मणिपुर। आपको याद कैसे रखना, मणिपुर में देखिए मणि आता है, मणिपुर, ठीक है। तो मणि से याद रख लेना, जिसके पास मणि है उसको प्रशासन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे मणिपुर नहीं आएगा। तो आपको याद हो जाएगा मेघालय और मिजोरम रहेगा। तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम के अनुसूचित जातियों के प्रशासन का नियंत्रण, प्रशासन के बारे में प्रावधान तो किस में किया गया, अनुसूची नंबर 6 में दिया गया। इसके बाद अनुसूची नंबर 7 जो कि आपसे बहुत बार पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो अनुसूची नंबर 7 पूछा जाएगा। अनुसूची नंबर 9, 10 और 11, 12 ये पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अनुसूची नंबर 7 पूछी जाती है, तो 7 के बारे में लिख लेंगे, 7th अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा। तो आप इसमें 7वीं अनुसूची में याद रखिएगा शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किसके किसके बीच में, तो हमारा यहाँ पे केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्य। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो केंद्र व राज्य। केंद्र व राज्य की शक्तियाँ होती हैं, उनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया इस अनुसूची में। और इन शक्तियों का जो बंटवारा होता है, तो यहाँ पे 3 हमारी सूची बनाई गई हैं, 3 लिस्ट बनाई गई हैं, ठीक है। सबसे पहली का नाम होता है संघ सूची, मैं तीनों को डिस्कस करूंगा। दूसरी का नाम होता है राज्य सूची,
एंड थर्ड का नाम होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। तो सबसे पहले आती है संघ सूची। संघ सूची का मतलब होता है जो हमारा पूरा, जैसे आप मान सकते हो केंद्र होता है। केंद्र अपने पूरे देश के अंदर नियम बना सकता है, कुछ भी जो भी नियम, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल आर्मी क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर राज्य की नहीं होती है, आर्मी पूरे देश की होती है। तो ये हमारा हो जाएगा केंद्र। जैसे संचार व्यवस्था किसकी होती है, पूरे उसके केंद्र की होती है, केंद्र के अंडर में आती है। तो जो चीज़ें केंद्र के अंडर में आती हैं डायरेक्ट, उनको बोला जाता है संघ सूची। मतलब केंद्र जिस पे नियंत्रण होता है, केंद्र अपने नियम बनाएगा, उन सब चीज़ों को बोला जाता है संघ सूची। तो जितने भी हमारे जो विषय हैं, तो उन विषयों को हमारी संघ सूची में डाला गया। तो हमारे टोटल 98 विषय हैं, जिससे जो कि 98 विषयों को हमने क्या किया, संघ सूची में डाला गया। इसके बाद राज्य सूची का मतलब जिसमें अपना राज्य अपने नियम बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा पुलिस अपने हर एक राज्य की अपनी अपनी होती है। अगर कोई भी पुलिस किसी दूसरे राज्य में इन्वेस्टिगेशन करने या कुछ भी करने के लिए जाएगी, तो वहाँ से पुलिस से परमिशन लेगी, वहाँ के राज्य से परमिशन लेगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी राज्य है, तो राज्य के अपने कुछ विषय होते हैं जिन पर राज्य अपने नियम बना सकता है, ठीक है। राज्य अपने टैक्स लगा सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ठीक है। तो इसमें राज्य में, और इसके लिए इसको विषय दिए गए हैं 61 विषय। तो इन सूचियों के बारे में समझ में आया। संघ सूची का मतलब होता है जितने कुछ चीज़ें होंगी, उन चीज़ों पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र नियम बना सकता है, ठीक है। तो उनको संघ सूची में रख दिया गया। ऐसे कुछ विषय, ऐसी कुछ चीज़ें जिन पे सिर्फ और सिर्फ राज्य अपने नियम बना सकता है, उनको राज्य सूची में डाल दिया गया। इसके बाद समवर्ती सूची में देखो 52 विषय हैं। समवर्ती सूची क्या होता है, इसमें केंद्र भी नियम बना सकता है और राज्य भी नियम बना सकता है। मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस पर किसी ने नियम नहीं बनाया, तो उस पर क्या कर दिया, राज्य ने कोई नियम बना दिया। तो अगर उस एरिया का राज्य ने नियम बना दिया उस विषय पे, ये 52 विषय दिए हैं, 52 विषय में किसी भी एक विषय पे अगर राज्य ने नियम बना दिया है, वो नियम कंटिन्यू चलता रहे। आगे आने वाले टाइम पे अगर केंद्र भी उसी विषय पे नियम बनाता है, तो केंद्र भी बना सकता है, क्योंकि समवर्ती सूची में तो इस पे राज्य भी नियम बना सकता है, केंद्र भी नियम बना सकता है। लेकिन कभी भी अगर राज्य में और केंद्र में टकराव होता है, एक मिनट, अगर कभी भी राज्य और केंद्र के नियम में बीच में टकराव होता है, दोनों में अगर एक तरफ राज्य एक तरफ केंद्र, और दोनों के बीच में अगर बोलता है, राज्य बोलता है मेरी बात मानी जाएगी, केंद्र बोला है मेरे नियम माने जाएंगे, तो कभी भी अगर इन दोनों के बीच में टकराव होता है, तो हमेशा और हमेशा केंद्र की विजय होती है। तो इसलिए हमारा जो कहा जाता है, जो संविधान है, संविधान हमारा भारत का संविधान, वो केंद्र की तरफ झुक रहा है, केंद्र की तरफ ज़्यादा प्रधानता दे रहा है केंद्र को, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या किया गया है, इसमें समवर्ती सूची में अगर कोई भी नियम राज्य ने भी बना दिया और केंद्र ने भी बना दिया, और दोनों में टकराव होता है, तो हमेशा केंद्र के जो नियम होंगे उनको बढ़त मानी जाएगी, उनको विजयी माना जाएगा, तो उनके नियम को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी तीन सूचियाँ थी। इन सूचियों हमेशा आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको कुछ विषय दे दी जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कौन सा विषय संघ सूची में है, कौन सा विषय राज्य सूची में। समवर्ती सूची बहुत कम पूछी जाएगी आपको, इन दोनों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। एक तो या तो संघ सूची से पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको राज्य सूची से कोई भी सवाल पूछ लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को याद रखना है आपको। ये विषय के नंबर अगर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहते हैं तो कोई बात नहीं। बट आपको देखो, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपको कॉमन सेंस से करना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ का अगर आपको एग्जाम्पल, जैसे रेलवे ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, रेलवे का अगर आपको एग्जांपल दिया जाता है, तो रेलवे में आपको पता है रेलवे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं होती है, ये केंद्र की संपत्ति है या केंद्र के हिसाब से चलती है। तो रेलवे हमारा केंद्र का विषय हो गया। रेलवे पे कोई राज्य नियम नहीं बनाता है। अब होता है, आपने देखा होगा राज्य परिवहन निगम, ठीक है। राज्य परिवहन निगम पे क्या होता है, राज्य अपने खुद के नियम बनाता है। राज्य परिवहन निगम में कोई दूसरा, मतलब कोई केंद्र नियम नहीं बनाता है, अपने राज्य के अपने अपने नियम होते हैं। तो ऐसे ही आपको कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन के आंसर सही करने हैं, क्योंकि आपको इतने सारे विषय याद तो हो नहीं पाएंगे। 98, 61 और 52 ये सारे विषय आप रटने तो बैठ नहीं जाओगे। तो इसलिए आप अपने थोड़ा दिमाग का यूज़ करना, अपने विवेक का यूज़ करना, उसके हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से, ठीक है, नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, अगली सूचियाँ पढ़ेंगे। चलो ठीक है, नोट हो गया होगा। अच्छा, अगर ये दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे 52 है, 52 है, ठीक है, लिख लेना 52। तो हमारी जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय दिए गए हैं, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी आ जाएगी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारा दिया गया है संविधान के अंदर कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो संविधान के अंदर भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। जब हमारा संविधान लागू किया गया था देश पे, संविधान हमारा जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे जो 8वीं अनुसूची थी इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। 8th अनुसूची, 8वीं अनुसूची। भाषाओं का उल्लेख, मतलब इसमें भाषाओं के बारे में डिस्कस किया गया कि हमारे जो संविधान होगा, संविधान के अंदर कितनी भाषाएं होंगी। जब लागू हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारी 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं? 14। बट अब वर्तमान में हमारी कितनी है? वर्तमान में हमारे पास 22 भाषा हैं। कितनी भाषा हैं? 22। आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में हमारी कितनी भाषाएं और जब संविधान लागू किया गया था तब हमारी कितनी भाषाएं। अब हमारी लगभग कितनी, 6 2 8 8 भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा और जोड़ दिया गया। इनमें से 8 भाषाओं को और जोड़ने के बाद तो प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में हमारे पास 22 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, आपको एक चीज़ और याद रखना, आर्टिकल मतलब पार्ट 17 हमने पढ़ा होगा संविधान, मैंने बताया था पार्ट 17 में भाषाओं के बारे में बोला गया है, तो ये एडिशनल याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आती है 9th अनुसूची, नमी। ठीक है, 9वीं अनुसूची आपको पता है पहला संविधान संशोधन 1991 में जोड़ी गई, 51 में जोड़ी गई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में। ठीक है, तो 1951 में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को पहले हमने आपको बता चुका हूँ, जब संविधान लागू किया गया था तो हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थीं, तो ये 9वीं अनुसूची पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहली संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया था, एक्चुअली हुआ क्या था, जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस टाइम पे, आज़ाद होने से पहले जो ज़मीनें थी वो जमींदारों के पास होती थी। ठीक है, तो उसके बाद जब हम आज़ाद हो गए तो फिर आज़ाद होने के बाद भी जो ज़्यादातर मैक्सिमम ज़मीन है वो जमींदारों के पास होती थी। ठीक है, और जमींदारों से वो हम ज़मीन ले नहीं सकते थे, लेके हम गरीबों में दे नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। और हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी भी था संविधान में, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार थे उनमें हमारा संपत्ति का अधिकार भी था, तो इसलिए हम उनसे ज़मीन ले सकते नहीं थे। तो हमारा क्या था, ज़्यादातर ज़मीनें जमींदारों के पास होती थी, बाकी गरीब किसानों के पास कुछ भी ज़मीन नहीं होती थी। तो इसलिए हमारा जो 9th शेड्यूल जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें बोला गया राज्य जमीन का, किसी संपत्ति का अधिग्रहण कैसे करेगी उसका प्रावधान दिया गया। तो अधिग्रहण की विधियां, तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां, तो इसमें क्या दिया गया है, राज्य द्वारा राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि। तो राज्य होता है, जो राज्य है, राज्य किस विधि के द्वारा या कैसे संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया है। तो ये दोनों शेड्यूल जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब आती है 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। आपको पता होगा हमारी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तब हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या क्या दिया गया है, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ।
ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, इसमें क्या होता था आपने देखा होगा, इसमें पहले क्या होता था कि कोई भी नेता है अगर खड़ा होना चाहता है वो किसी, अब देखता है कि कौन सी पार्टी का ज़्यादा लहर चल रही है। जैसे प्रेजेंट टाइम पे आपको पता है कौन सी पार्टी, में यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, बट आपको पता है कि जिस पार्टी की लहर चल रही होती है ज़्यादातर कैंडिडेट उसी पार्टी में आना चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी है बी, अब ए की बहुत ज़्यादा लहर चल रही है, तो कुछ नेता हुए उन्होंने क्या किया, ए से टिकट लिया, ए से टिकट लेके मान लो एक्स वाई जेड कोई भी मान लो, एक्स ने क्या किया, ए पार्टी से टिकट लिया और इलेक्शन लड़ता है और ये जीत जाता है, विनर हो जाता है। क्या होता है, अब ये जीतने के बाद ये इस पार्टी में मिल जाता है आके, मतलब ए के नाम का यूज़ किया, ए का नाम यूज़ किया, जनता ने इसको ए के नाम पे वोट दिया और इसके बाद ये जीत जाता है, जीतने के बाद बी पार्टी में मिल गया। तो कहने का मतलब इसका लॉस हुआ, इसके नाम पे इसने जो विनर था इसने जनता को पागल बनाया, जनता ने तो इसको वोट दिया था इसके नाम पे इसे वोट मिल गया, फिर ये इसमें मिल जाता है। तो इस कहीं ना कहीं इसके साथ और जनता के, देश की जनता के साथ नाइंसाफ़ी होती है। इसलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी, उसमें दल बदल कानून के बारे में बोला गया। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता जो होगी रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई भी किसी एक पार्टी में यहाँ से ए पार्टी से जीता, अगर अब ये बी में मिलने जाएगा तो एक्स की जो सदस्यता होगी वो ख़त्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोला गया है दल बदल कानून। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में क्या बोला गया था, दल बदल कानून। जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद 11वीं अनुसूची आती है, 11th अनुसूची। 11वीं अनुसूची मैं आपको लिखा चुका हूँ, ये हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 में, नहीं 1992 में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 में। इसमें क्या किया गया, पंचायत के बारे में जो बोला गया, पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है। या पंचायत का प्रावधान, राज्य जो नगर पंचायतों में पंचायत का प्रावधान। और पंचायत का प्रावधान किया गया, इसमें कितने 29 विषय दिए गए हैं। जो पंचायत का प्रावधान है, पंचायत के बारे में इसमें जो बोला गया है, तो उसमें क्या किया, 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो पंचायत से संबंधित जो भी विषय हैं वो सारे किस में दिए गए हैं, 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब आते हैं हम 12 नंबर पर, 12th अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल। ठीक है, 12वीं अनुसूची में क्या गया आपको पता है, देखिए 11वीं अनुसूची में नगर मतलब ग्राम पंचायत के विषयों के बारे में बोला गया, और ग्राम पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं। ऐसे यहाँ पे 12वीं अनुसूची में क्या किया गया, नगर पालिका के बारे में बताया गया, नगर पालिका से संबंधित विषय। विषय कितने हैं, टोटल 18 विषय दिए गए हैं। तो हमारे ग्राम जो पंचायत थी उनको 29 विषय दिए गए हैं, और जो हमारी नगर पालिका थी उनको 18 विषय दिए गए हैं। तो हमारा ये होती हैं हमारी सारी अनुसूचियाँ, ये हमारे संविधान के शेड्यूल है। तो हमने 12 की 12 अनुसूचियाँ पढ़ ली हैं। इन 12 अनुसूचियों को आपको याद रखना है और इनसे आपको सवाल मैंने आपको बताया, अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 10, 9, 10, 11 और 12 ज़्यादातर इन्हीं में पूछा था, और इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुसूची नंबर 7 और अनुसूची नंबर 10। तो इनसे सवाल आपको एग्जाम में मिल ही जाता है। अगर आपको अनुसूचियों से सवाल आएगा तो ज़्यादातर वो अनुसूची या तो 7 की होगी या फिर आपकी 10 की अनुसूची नंबर 10 होगी।
तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है और इन चीज़ों को याद भी रखना है। आपको टाइम टाइम पे याद करते रहना है, ठीक है, रिवाइज करते रहना ताकि आप भूल ना जाओ। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और जो भी आप अगर सजेशन देना चाहते हो आप सजेशन भी दे सकते हो। और हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि फिर अब हाँ आपको ये और बता दूं, जो हम कल स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट होंगे, पार्ट नंबर 1, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। उसके आर्टिकल जैसे आर्टिकल नंबर 1 to 4 है हमारे पार्ट नंबर 1 में। इसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है नागरिकता, उसमें 5 से लेकर के 11 तक है। तो इन चीज़ों पार्ट को स्टार्ट कर देंगे। कल हमारा संविधान का पहला अध्याय 1 मतलब पार्ट 1 होगा, चैप्टर 1 होगा, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।